2019 उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में था, 6 नंबरों में था, 120 वर्ड लिमिट में लिखना था। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा। 2019 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि 2011 से लेके 2018 तक ऑलरेडी पूछे जा चुके, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं 2019 में। शुरुआत करते कौन कौन से क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन को रेखा चित्रीय व्याख्या कीजिए। लैंग्वेज बदला है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को बताइए। अनादिमान वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाइए। एक ही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड में। ये क्वेश्चन अब तक आपको रट गया होगा अगर आपने मेरे सारे पूरे सीरीज देखी होगी, सारे वीडियो देख रखा होगा। ये कम से कम 5 या 6 बार अब तक आ चुका है 2019 तक। तो आंसर क्या है, उपभोक्ता विश्लेषण। सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन का अर्थ बताना है कि एक जब उपभोक्ता पे सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर उसकी दी गई कीमतों के आधार पर खर्च करता है, जब उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता हमेशा अपनी कीमत रेखा आय और वस्तु की कीमत के आधार पर निर्धारित करता है और वो चाहता है कि कीमत रेखा ऐसे बने कि ऊंचे से ऊंचा उदासीनता वक्र तक पहुंच सके। ऐसे में उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की दो प्रमुख शर्तें होती। नंबर एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है। आर एस यहाँ पर कीमत रेखा है, जबकि आई सी यहाँ पर क्या है, उदासीनता वक्र है। बिंदु ई पर कीमत रेखा और उदासीनता वक्र आपस में टच कर रहे हैं, तो इस बिंदु ई को जो है उदासीन उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहेंगे। दूसरा, अगर स्थायी संतुलन मांगते हैं तो संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए, कि जिस बिंदु पर यह छूता हुआ हो उस बिंदु के बाद उदासीनता वक्र उसकी उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आना चाहिए, भागता हुआ होना चाहिए। वो पुनः मूल बिंदु यानी कि जीरो की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए, जैसे कि के बिंदु पर छूने के बाद ये पुनः मूल बिंदु की ओर मुड़ गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो संतुलन हो सकता है। तो ये दो प्रमुख शर्तें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2019 से पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया था। पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को उचित चित्र की माध्यम से समझाइए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या होता है। पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है जहां पर उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जाता है। ऐसे में जब उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तन करेंगे तो ऐसे में उत्पादन का पैमाना भी बदल जाएगा। जब उत्पादन का पैमाना बदलता है तो इसकी तीन प्रमुख बदलने की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का, स्थिर प्रतिफल का और पैमाने के घटते प्रतिफल का। तीनों को बताऊंगा। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे ज्यादा उसकी उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब साधनों में की गई वृद्धि के कंपैरिजन में उत्पादन यानी कि पैमाना ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। ठीक है। जबकि दूसरा एक पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाओगे ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। इसको पैमाने के स्थिर। ऐसे में देखिए सबके बीच में एक समान गैप नजर आता है जब डायग्राम बनाएंगे। तीसरा है पैमाने के ह्रासमान या फिर घटते प्रतिफल का नियम। ये नियम ये बताता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होता है। ठीक है ना, यानी कि उत्पादन में की मात्रा में धीरे धीरे क्या हो जाए, घटती चली जाती है। तो ये जो है घटते प्रतिफल का नियम होता है। राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिकार का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था 13-14 के आसपास। ठीक है ना। मैं एक कंबाइन क्वेश्चन लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आपको पूरे ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और किस क्वेश्चन को ज्यादा मेहनत करनी है आपको पता चल जाए। तो जब एकाधिकार की बात करते हैं, एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु का केवल और केवल एक ही विक्रेता होता है और उसका कोई प्रतिस्थापन मौजूद नहीं होता है। अब पूछा गया इसकी प्रमुख विशेषताओं, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 विशेषताएं तो बताने, क्योंकि 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा, 5 विशेषताएं बताने की 5 नंबर अलग मिलेंगे। तो जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, नंबर 1, यहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। नंबर 2, फर्म और उद्योग दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, मतलब दोनों ही सेम ही होते हैं। यहां पर वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, एक ही वस्तु होती है, बेचने वाला भी एक ही होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। यहां पर औसत आय और सीमांत आय वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता खुद करता है और इस बाजार में कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी। राइट।
क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, लगभग 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न तालिका से एक रेखा चित्र का निर्माण कीजिए और कीमत संतुलन को प्रदर्शित कीजिए। तो संतुलन कीमत क्या होता है? संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत को हम दर्शाएंगे, यहाँ पर कीमत हो गया 10 15, तो यहाँ से लेके 5 5 का अंतर होंगे, 5 10 15 20 25 30 और ये हो गया 35। और यहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति को दिखाएंगे, यानी कि मांग एवं पूर्ति को दर्शाएंगे। यहाँ पर कितने कितने का अंतर है? 20 20 का, तो 20 20 का नोट ले लेते हैं, 20 40 60 80 और ये हो गया 100। एक बार में एक ग्राफ को बनाएंगे, पहले बनाते हैं कौन सा? मांग को। मांग यानी कि जब कीमत है 10, मांगी जा रही 100 यूनिट। जब कीमत जब 10 है, यहाँ पर ये मांगी जा रही 100 यूनिट। जब कीमत लास्ट वाला देखिए, कीमत है 30, मांगी जा रही है 20 यूनिट। कीमत है 30 तो मांगी जा रही है 20 यूनिट, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। तो पहला और लास्ट वाले पॉइंट को आपस में क्या कर दो? आप मिला दो, लाइक दिस। तो ये हो गया मांग वक्र, ठीक है। अब बनाते हैं हम पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र बनाएंगे तो ये पूर्ति देखिए, जब कीमत है 10, मांगी जा रही है, पूर्ति की जा रही है 20, तो 10 पर 20 यानी कि ये वाला 10 पर 20 ये, और लास्ट वाला निकालिए 30 पर है 100, ये हो गया 30 और ये हो गया 100 यूनिट, 20,000। अब इसको आपस में मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया पूर्ति वक्र। जिस बिंदु पर दोनों आपस में छुएगा इसको बोलते हैं संतुलन बिंदु। और ये जिस कीमत पे बराबर हो रहे हैं आपस में, जब वस्तु की कीमत 20 है तो ये है संतुलन, यानी कि यहाँ पर संतुलन कीमत क्या होगा? संतुलित कीमत बराबर रुपए 20, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों ही क्या है? 60 है, ये वाला बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य वर्धित विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन को रट के रखना है कि हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की गणना, उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक अर्थव्यवस्था के अंदर घरेलू सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है देश के नागरिकों के द्वारा, उन सभी वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग किया जाता है। बाद में उसमें से मूल्यह्रास को और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और राष्ट्रीय आय की प्राप्ति। अब इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है, जिसके लिए बिक्री, वस्तु की बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ा जाता है। दूसरी स्थिति में मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। तीसरे चरण में सकल मूल्य वृद्धि, यानी कि हर एक उत्पादन सेक्टर में जो मूल्य वृद्धि किया गया, सबके प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य को जोड़ेंगे तो सकल मूल्य वृद्धि, जिसको जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं। और लास्ट चरण में जीडीपी एमपी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसके लिए मूल्यह्रास को घटाया जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा और विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाएगा, तब जाके ये स्टेप कंप्लीट होता है, राइट। ये मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। जब मुद्रा की परिभाषा का मतलब, मुद्रा किससे कहते हैं? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान और मूल्य के संचय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा की अगर कार्यों की बात करते हैं, इसके कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य, एक विनिमय का माध्यम, मतलब किसी वस्तु का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2 मूल्य के मापक। मूल्य का मापक ये बताता है किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है एक रूपता मुद्रा के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। जब हम प्राथमिक कार्य को लिख लेते हैं, फिर दूसरा नंबर पर लिखना है हमें द्वितीयक कार्य, जिसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं। स्थगित भुगतान का आधार, मतलब उधार लेन देन की करने की क्रिया मुद्रा के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो पैसा बच जाता है भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ, एक जगह से दूसरे स्थान आसानी से मुद्रा को भेजा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आकस्मिक कार्य। कुछ कार्य प्राथमिक और द्वितीयक कार्य के अलावा भी मुद्रा के द्वारा किया जाता है, जैसे देश में राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय कैसा होगा, उसकी गणना कैसे की जाती है, सभी साधनों का योगदान कितना होगा, उसके बदले में कितना भुगतान किया जाएगा, साख का आधार कैसे होगा, ठीक है ना, साख का विस्तार करने की आदत,
अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना और पूंजी की तरलता में वृद्धि करना, ये सब मुद्रा के अन्य कार्यों में गिना जाता है। ओके, चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। फिलहाल आप प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य तो जरूर लिखना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों का व्याख्या कीजिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक ऐसी स्थिति जहां पर ऐसे लोग जो कुशल एवं योग्य होते हैं, न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक भी होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उनको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब बात है कि ये तो जब बेरोजगारी की बात करते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी के उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख रीजन है। नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जिसके कारण काम करने वाले लोग जो काम चाहते हैं उनको रोजगार दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाए। इसके अलावा कुछ और भी कारण है। शिक्षा की स्थिति का खराब होना, जो प्रमुख कुटीर उद्योग थे उसका हो जाना, जो काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए। मशीनीकरण का इतना ज़्यादा विकास होना कि जो लोग अपने हाथों से काम करते उसकी जगह कंप्यूटर या बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, जिससे लोग जो है बेरोजगार हो गए। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी की कमी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगर उत्पादकता बढ़ेगी नहीं तो लोग काम कहाँ से मिले, ये बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। इसके अलावा क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में अधिक की मांग की समस्या को चित्र से समझाइए। एक क्वेश्चन भी 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है पहले से ही। अधिक मांग क्या होता है? जब अतिरेक या अत्यधिक मांग का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में अधिक होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति में असंतुलन अपूर्ण रोजगार के स्तर के बाद हो जाता है। ये अतिरिक्त या अत्यधिक मांग की स्थिति है। मतलब इस स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज्यादा होता है, जैसे डायग्राम में दे रखा है। हमारी स्थिति यहां होनी चाहिए, एडी और एएस बराबर हो जाए, लेकिन होता क्या है, एडी इससे ज्यादा हो जाता है यहां पर। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जो दोनों में अंतर आ जाता है, सामूहिक मांग ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं अधिक मांग। जब अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो होता क्या एक्चुअली में, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सामूहिक मांग पर्याप्त मांग से अधिक होता है और ऑलरेडी हम साधनों को पहले से ही पूरा कर चुके हैं, तो रोजगार और उत्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन क्योंकि मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम है, तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है और एट लास्ट अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आता हूं, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है। और आपको इसी तरह के अलग अलग वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को और लाइक और शेयर जरूर करना होगा। थैंक यू एंड बाय।